शुभोदय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 5 जिसका नाम है मौसी, इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो मौसी ये पाठ एक कहानी का पाठ है बच्चों। जिस प्रकार आपने अब तक 4 जो पाठ पढ़े उनमें अलग विध पाठ पढ़े हैं, तो आपको इसका अंदाजा हो ही चुका है कि जो भी पाठ हैं वो अलग अलग किस्म के पाठ हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी वल्लरी में आपको अलग अलग किस्म के पाठ पढ़ने मिलेंगे। तो आज हम लोग बच्चों जो 5वां पाठ मौसी, जिसे भीष्म साहनी जी ने लिखा है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ पढ़ने से तत्पूर्व हम लोग लेखक परिचय प्राप्त करें। आपको पता ही है बच्चों कि हम लोग जो भी पाठ पढ़ते हैं उसे पढ़ने से पूर्व लेखक या कवि परिचय प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग प्रप्रथम लेखक परिचय प्राप्त करें। भीष्म साहनी इस पाठ के लेखक हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 7 अगस्त को रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ है बच्चों। तो रावलपिंडी कहाँ है, ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो आपके ज्ञान के लिए रावलपिंडी पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत स्वतंत्रता पूर्व ये रावलपिंडी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आज वह पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। इन्होंने एमए पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। इससे आपको बच्चों ज्ञान प्राप्त होता है कि हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनमें अनेक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्हीं में से एक भीष्म साहनी जी भी एक हैं। साहनी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं का अभ्यास किया। इस भाषा के वे ज्ञाता भी रहे। इन भाषाओं की उनकी अनेक रचनाएं भी प्रकट हैं। आपको अगर समय मिले, आपको अगर वह पढ़ने मिले तो अवश्य इनकी रचनाएं जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं उन्हें आप पढ़ सकते हो। विशेषकर इनकी रचनाओं की विशेषता क्या रही कि उन्होंने आम आदमी का जीवन इन रचनाओं के जरिए लोगों के सामने रखा है। झरोके, कड़ियां, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। उपन्यास बच्चों, उपन्यास का मतलब है कि नॉवेल। आप जिस प्रकार अंग्रेजी में पढ़ते हो नॉवेल्स, कन्नड़ में भी उपन्यास पढ़ते हो, उसी प्रकार हिंदी में उपन्यास ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे। भाग्य रेखा, भटकती, राख, वांगचू, शोभा यात्रा आदि इनकी कहानियों के संग्रह के नाम हैं। भीष्म साहनी जी ने अनेक जीवनियां भी लिखी हैं। तो जीवनियों के नाम हैं भाई बलराज और अपनी बात, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि इनके नाटक हैं। बच्चों, इसके जरिए आपको पता चलता है कि भीष्म साहनी ने अपने साहित्यिक जीवन में वैविध्यपूर्ण रचनाएं की हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, साथ साथ अनेक नाटक भी लिखे। साहनी जी को अपने संपूर्ण साहित्यिक जीवन में जो भी उन्होंने साहित्य के लिए अपना योगदान दिया, उसके लिए शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से शोभित किया गया। बच्चों, इससे आपको पता चलता है कि भीष्म साहनी जी हिंदी के उन सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के साहित्य के लिए बलि के तौर पर दिया। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। पाठ 5 मौसी, इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भीष्म साहनी जी ने यहां पर मौसी इस कहानी से कुछ
एक संदेश देने का प्रयास किया है। तो इसके जरिए हम लोग मौसी का निस्वार्थ सेवा भाव पढ़ेंगे, बच्चों के प्रति उसका परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति उसका आदर भाव, असहायकों के प्रति मदद की भावना आदि जो बातें हैं भीष्म जी ने इस कहानी के जरिए हमें समझाई हैं, उन्हें इस सुंदर सी कहानी के जरिए पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रथम परिच्छेद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दे सकते हो। यहां इस तरह से लिखा गया है, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको मां के जैसे प्यारी बनी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति ही बनी थी। तो इस प्रथम परिच्छेद में बच्चों मौसी को लोग मौसी कहकर क्यों बुलाते थे, ये यहां पर समझाया गया है। वह सभी को मां के जैसे प्यार करती थी। जो भी वहां बच्चे थे, बड़ी उम्र के लोग थे, वह सारे इसकी प्यार की वजह से सभी उस महिला को, बुजुर्ग महिला को मौसी कहकर बुलाते थे। और उसका और एक असाधारण गुण क्या था, सबके सुख दुख के समय में वह साथ दिया करती थी। बच्चों के लिए तो वह एक साधारण एक सेवा की मूर्ति ही बनी हुई थी। हर एक की सेवा करना उसके जीवन में बना हुआ था। प्रतिदिन वह दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती थी, बच्चे जो थे बच्चों भागते हुए अपने अपने कक्षा से निकलते और मौसी के पास पहुंचते ही वे अपने जो बस्ते थे वह बस्ते मौसी के कंधे पर डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहा करते थे। इससे आपको पता चलता है बच्चों, यहां पर दो नए शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक है बस्ता, बस्ता यानी बैग, जिसमें आप अपनी किताबें कापियां रखा करते हो, और दूसरा शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है वह है घेरे हुए होना। घेरे हुए, सराउंडेड बाय कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर मोहल्ले के सारे बच्चे उससे प्यार करते थे। वह मौसी के पास पहुंचकर घेरा बनाए हुए होते थे और स्कूल की कक्षा से निकले हुए सारे जो बच्चे थे वह अपने बस्ते मौसी के कंधे पर डाल देते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जहां पहुंचती थी। पेड़ के तले, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको पता है? कोई बताना चाहेगा? यस, बिल्कुल सही है बच्चों, आप में से कई को इसका अर्थ बिल्कुल पता है। पेड़ के तले, पेड़ तले इसका अर्थ है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे दोपहर होते ही वह नीम के पेड़ के तले पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। आपको पता है बच्चों, आप भी पेड़ के नीचे समय पर खेला करते हो। उसी प्रकार यहाँ के जो बच्चे थे वह पेड़ के नीचे खेला करते थे। तो मौसी को बच्चों को खेलना और साथ उसके खेलना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को खेलते देखना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत आनंद देता था। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। तो यहां पर बच्चों आपको समझाया जा रहा है कि उनको विभिन्न प्रकार की कहानियां मौसी अपने संग्रह से सुनाती थी। आप जो भी कहानियां सुनते हो बच्चों अपने पालक वर्ग से, उसमें इसी प्रकार की कहानियां होती हैं। हो सकता है वह तोता तोती की हो, काठ के घोड़े की कहानी हो, अथवा कोई और बीरबल अकबर बीरबल की कहानी हो,
तेनालीराम जी की कहानी हो अथवा और कोई किसी की कहानी हो, तो साथ साथ विरोचित कहानियों का संग्रह उसके पास हुआ करता था। विरोचित का अर्थ क्या है बच्चों, आपको पता है? कोई यहां पर बताना चाहेगा? विरोचित का अर्थ है ब्रेवरीज से भरी हुई कहानियां, वीरता की कहानियां वह बच्चों को सुनाती थी। तो इस कहानी से भीष्म साहनी हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की कहानियां पढ़नी चाहिए, साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलने चाहिए। आज के दिनों बच्चों खेल बहुत कम हो चुके हैं, बच्चों को खेलना पसंद नहीं है। आधुनिक युग है, आधुनिक युग में रहते हुए भी हमें समय मिलने पर मैदान पर खेल खेलने चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। आगे बढ़ते हम लोगों को यहां पर पता चल रहा है, एक दिन की बात है कि जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर कहीं दिखाई नहीं दी। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे वहां भी नजर नहीं आई। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहां गई है। मौसी को बच्चे ढूंढते रहे, स्कूल के फाटक पर ढूंढते रहे, किंतु वह वहां नजर नहीं आई। वे जहां शाम को खेलने के लिए पहुंचते, पेड़ के नीचे वह बैठा किया करती थी, वहां भी मौसी बच्चों को दिखाई नहीं दी। तो बच्चों में एक प्रकार से चर्चा होने लगी। वह चिंतित थे, वह सोचने लगे अथवा वह विचार में थे कि मौसी गई तो गई कहां, वह ढूंढते ही रहे और वह चिंतित हुए। बच्चों, हमने अब तक इस प्रकार देखा कि मौसी को ढूंढते हुए बच्चे यहां वहां ढूंढते रहे। मौका जब भी मिलता था वह मौसी गई तो गई कहां, इसकी खोज करते रहे। तो आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो कई दिन इसी प्रकार बीत गए, पर मौसी का कुछ भी पता बच्चों को नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला खाली खाली यानी सूना सूना लगता था। एक दिन की बात है कि बच्चे मौसी की खोज में यहां वहां घूम रहे थे। तभी अचानक एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। आवाज में सुनाई दे रहा था, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुना बच्चों ने और बच्चे अपनी ही जगह ठिठक कर खड़े हो गए। अब बच्चों यहां पर एक नया शब्द इस्तेमाल हुआ है, वह है ठिठक कर खड़े होना। ठिठक कर खड़े होना का मतलब है अपनी जगह आश्चर्यचकित होकर रुक जाना। बच्चे अंदर से आ रही एक कठोर ध्वनि को सुनकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी हुई बच्चों को दिखाई दी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा भी सूखा हुआ नजर आया। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। एक दिन की बात है कि बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी हुई बच्चों को नजर आई। अब बच्चों यहां पर पुल नामक शब्द इस्तेमाल हुआ है। पुल का अर्थ आप जानते ही हो, पुल यानी अंग्रेजी में ब्रिज, जिसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम करते हैं। और बच्चों को आपको पता ही है, मैदानी खेल खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। हमें भी समय समय पर विभिन्न मैदानी खेल खेलने चाहिए। जब मौसी उनको नजर आई, उसके पास एक गठरी और लाठी भी रखी हुई बच्चों को नजर आई। अब गठरी का अर्थ क्या है बच्चों? गठरी यानी
थैली अथवा थैला, इन इंग्लिश अगर कहा जाए तो बैग कहा जा सकता है, बस्ता कहा जा सकता है। तो साथ साथ एक लाठी भी रखी हुई थी बच्चों, क्योंकि जो मौसी थी वह वृद्ध थी, वह चलने के वास्ते उस लाठी का प्रयोग किया करती थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर विभिन्न प्रश्न करने लगे। अब विभिन्न प्रश्न क्या क्या थे देखिए बच्चों। प्रश्न था, तू इतने दिन कहां थी मौसी, यहां क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहां से जा रही हूं बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। मौसी को यहां से चलने का दुख है, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूं, अपना गांव जा रही हूं, मौसी ने कहा। तो मौसी बलदेव को भी वही बात समझा रही है कि वह ठीक है और वह अपना गांव जा रही है। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सब ने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। तो मौसी को उन सारे बच्चों के जरिए आए हुए जवाबों से इस बात से बिल्कुल खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि वह उन्हें छोड़कर किसी और गांव जा रही है। उसकी आंखों में आंसू को देखा जा सकता था। तो कहानी में आगे हम देखते हैं बच्चों, दुकान के सामने एक खाट बिछी हुई नजर आई बच्चों को। तो बच्चों ने क्या किया, 2-3 लड़के जो थे भागते हुए गए और उन्होंने अपने कंधे पर खाट उठा ले आए। खाट का अर्थ क्या है बच्चों? खाट का अर्थ है कॉट, खटिया, चारपाई। तो उसे वे उठा ले आए और उस पर मौसी को जबरदस्ती बिठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे वे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर गया और एक दरी और तकिया अपने साथ ले आया। दरी और तकिया का अर्थ आप जानते हो बच्चों। दरी कारपेट, बिछोना कहा जाता है उसे। तकिया का अर्थ है पिलो। मौसी पर कितना प्रेम करते थे देखिए कि बच्चे हर कोई अपनी ओर से जो हो सकता है वह करने के लिए तैयार हैं। उषा जो थी थाली में 2 रोटियां अपने घर से ले आई। योगराज एक कटोरे में दूध ले आया। अब बच्चों कटोरा, यह शब्द आपके सामने आया। कटोरा इसका अर्थ है क्या? अगर किसी ने आपसे पूछा तो कटोरा का अर्थ है बाउल अथवा गिलास। गिलास में अथवा कटोरे में योगराज दूध ले आया। गोपाल घर से लैंप उठा ले आया। देखिए योगराज को लगा कि क्या है, कटोरे में दूध लाया जाए। गोपाल को लगा कि लैंप लाया जाए। अंधेरा हो रहा था, अंधेरे में मौसी को दिखाई नहीं देता था, तो मौसी किस प्रकार देख पाएगी, उसकी चिंता करते हुए वह घर से एक लैंप उठा ले आया। मुन्नी पीने के लिए पानी भर ले आई। बलदेव के जो पिता थे वे डॉक्टर थे। वह सीधे पिताजी के क्लिनिक चला गया। अस्पताल, क्लिनिक यानी क्लिनिक चलते ही वह अपने पिताजी को खींचता हुआ ले आया और उनको कहता हुआ वह नजर आया कि मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। देखिए बच्चों, यहां पर जो डॉक्टर साहब हैं यानी बलदेव जी के पिता, वह भी बलदेव की कही हुई बातों को मानते हुए वह हो सकता है मौसी को देखने के लिए आए हों। कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ते क्या हुआ बच्चों, बच्चे अब मौसी का ख्याल रखते हुए सोचने लगे। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहां ठहराया जाए, कहां रुकवाया जाए, क्योंकि वह तो दूसरे गांव की थी। उसके पास ना ठहरने के लिए अथवा रुकने के लिए अथवा उसका खुद का मकान था। तो उन्होंने मौसी को कहां ठहराया जाए, इस बात की चर्चा आपस में की।
उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर से मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी गई। देखिए बच्चों, कितना ख्याल है बच्चों का उस मौसी के प्रति। उन्होंने सोचा कि मौसी को कुछ ना कुछ करके इसी गांव में रुकाया जाए, उसे उसके गांव भेजा ना जाए। तो तुरंत वे अपने पढ़ाई करते हुए स्कूल के हेडमास्टर जी के पास पहुंचे और उन्होंने विनती यानी रिक्वेस्ट विनती की कि मौसी गरीब है, इस वजह से उसे काम दिया जाए, काम पर रखा जाए। तुरंत हेडमास्टर जी मान गए और उन्होंने मौसी को रहने के लिए स्कूल में ही एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें विभिन्न कहानियां सुनाने लगी। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का वह चक्कर भी काटने लगी। सभी घरों में वह झांक कर उनका कुशल क्षेम भी पूछती थी। देखिए बच्चों, यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कुशल क्षेम पूछना। अब कुशल क्षेम पूछना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करना। आप कुशल हो या नहीं, उनके जीवनी के बारे में पूछना, यह पद कुशलक्षेम के जरिए हमें पता चलता है। सांझ ढले अपनी कोठरी में वो चली आती और चैन की सांस लेती। तो सांझ का अर्थ है शाम। शाम होते ही मौसी अपने कोठरी की ओर, अपने घर की ओर लौट आती और उस प्रकार वह अपने आगे आने वाले जो भी दिन थे वह खुशी खुशी बिताने लगी। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ के लेखक भीष्म साहनी ने इस पाठ का अंत किया है। तो इस पाठ के जरिए बच्चों हमने 2-3 प्रमुख बातें सीखी। एक, बच्चों का प्रेम स्नेह भाव मौसी के प्रति हमने देखा। साथ साथ मौसी का बच्चों के प्रति वही लगाव, वही प्रेम, वही स्नेह भी हमने देखा। साथ साथ और एक दूसरी बात हमने इस कहानी के जरिए पढ़ी कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये पाठ यहां पर खत्म किया। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग पहले लेखक का परिचय एक बार हम लोग प्राप्त करें। इस पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में हुआ। एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा पाई है। साहनी जी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाएं आती थी। उसके वे बड़े ज्ञाता थे। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई हैं। प्रकट का अर्थ है बच्चों पब्लिश होना, छाप कर आना। तो उनकी अनेक भाषाओं में लिखी हुई रचनाएं आप समय मिलने पर पढ़ सकते हो। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। उपन्यास का अर्थ है नॉवेल्स। इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं बच्चों। भाग्य रेखा, भटकती राख, वांगचू, शोभा यात्रा आदि इनके कहानी संग्रह हैं। कहानियों के संग्रह के तौर पर आप इन्हें, इनकी विभिन्न कहानियां पढ़ सकते हो। भीष्म साहनी जी ने जीवनियां भी लिखी हैं। यथा भाई बलराज, अपनी बात, इनकी जीवनियां हैं। कबीरा खड़ा बाजार में,
माधवी, मुआवजे आदि इनके नाटक हैं। नाटक इसका अर्थ आप जानते ही हो कि नाटक यानी, नाटक का अर्थ आपको पता है बच्चों? यस। साहनी जी को शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार हमने लेखक का परिचय भी प्राप्त किया। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है वह शब्दार्थ का हिस्सा। अब शब्दार्थ हम लोग एक बार पढ़कर इनका मतलब समझते आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के शब्दार्थ यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए यहां दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़ते उनका अर्थ भी हमें जानना है। मौसी, मौसी यानी माता की बहन। उम्र, उम्र का अर्थ है वय अथवा आयु। साथ देना, सहायता करना, साथ देना, सहायता करना। फाटक, फाटक का अर्थ है मुख्य द्वार। कंधा, कंधा यानी भुजा, भुजा। बस्ता, बस्ता का अर्थ है थैला। मोहल्ला, मोहल्ला यानी शहर या कस्बे का एक हिस्सा। घेरना, किसी को चारों ओर से बांधना। कन्नड़ में इसका मतलब बताया गया है सुत्तुवरियोदु। इसका अर्थ बताया गया है सुत्तुवरियोदु। दोपहर यानी मध्याह्न। ढलना यानी बीतना। नीम का पेड़ यानी बेविन मर। तले यानी नीचे। चुटकुला यानी मजेदार बात। लताफा यानी नगेहनी। पहेलियां, किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। वगटुगड़ू कहा जाता है उसे कन्नड़ में। मालूम यानी जानकारी। सूना यानी खाली। खोजना यानी ढूंढना। मकान यानी घर। ठेका ठहरने की जगह। ठिठक कर सहसा रुक जाना। पुल यानी सेतु। आंखें भर आना, दुखी होना। बीमार यानी रोगी। तबीयत स्वास्थ्य। खाट चारपाई। दरी बिछावन। कटोरा प्याला। बिनती का अर्थ है प्रार्थना। कोठरी यानी छोटा कमरा। और चक्कर काटना यानी घूमना।